हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, साइंस के अंदर हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम जो प्रवेश ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, क्योंकि प्रवेश ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपके एचएसएससी हरियाणा ग्रुप का जो सीईटी होगा, हरियाणा ग्रुप डी का, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम 21 और 22 अक्टूबर को होगा। तो अब आपके पास कम टाइम बचा है और कम टाइम के अंदर अगर हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे तो हो सकता है कवर न कर पाएँ उसको हम। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालेंगे, अगर हम टेस्ट सीरीज निकालेंगे, मॉक टेस्ट निकालेंगे, तो हमारी तैयारी क्या होगी, बेहतर होगी। और जो ये टेस्ट सीरीज रहेगी साइंस की, इसके अंदर मैं कंप्लीट डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। उसके अंदर जो आसपास का क्वेश्चन भी होगा वो भी आपका कवर होगा। और ये सीरीज आपके हरियाणा ग्रुप डी के साथ हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के अंदर भी काम आएगी, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी के अंदर आपके साइंस 15 नंबर की आएगी। तो आपको साइंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही क्या करेगा, आपका सिलेक्शन होना या न होने के बीच का अंतर पैदा करेगा। तो आपको क्लास को ध्यान से समझना है, लास्ट तक देखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो क्लास होगी वो कंप्लीट समझ में आएगी आपको। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस मौजूद होती है। तो हमें क्या पूछ रखा है, बायोगैस के अंदर मुख्य रूप से कौन सी गैस मौजूद होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बायोगैस होती है उसके अंदर एक तो मीथेन गैस होती है और सेकंड होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है। तो एक तो रहेगी मीथेन और सेकंड कौन सी होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इन दोनों के अंदर मुख्य कौन सी होती है, मेन कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। देखो, हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑक्सीजन दे रखा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बायोगैस में एक मीथेन होती है, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मेन कौन सी होती है, मीथेन होती है, जो हमें ऑप्शन किस में दे रखा है, सी में। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, हमारा सी रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोगैस के अंदर दो ही गैस होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मेन कौन सी होती है, मीथेन होती है। तो इसका मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा, मीथेन। ये तो सी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखो आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखो, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, खालिस्तान प्रति अम्लों में एक घटक है। तो हमें पूछ रखा है एंटा एसिड। क्या पूछ रखा है, एंटा एसिड प्रति अम्ल। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा पीएच स्केल होता है उसके अंदर क्या होता है, 0 से 14 तक होता है, मिड में 7 होता है। अगर हम 0 से 7 तक बात करें तो क्या होता है, एसिड अम्ल होते हैं। 7 से 14 तक की बात करें तो बेस क्षार होते हैं, जिसे क्षार बोलते हैं। और मिड 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल उदासीन होता है। तो जो हमारा स्टोमच आमाशय होता है उसके अंदर मैं बता दूं कि हमारा स्टोमच जो आमाशय होता है उसमें HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अगर हमारे इस जो स्टोमच होता है उसके अंदर अगर HCl एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होती है, हमें एसिडिटी होती है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड का यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, उस एसिड की मात्रा को जो इंक्रीज हुई है उसको कम कर देता है और हमें रिलीफ मिलती है, उससे हमारा दर्द कम हो जाता है एंड जो एसिडिटी है वो भी खत्म हो जाती है। तो यही पूछ रखा है कि इनमें से एंटा एसिडिटी का जो कंपाउंड है, घटक है, वो कौन सा है। तो फर्स्ट हमें दे रखा है NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसे ही क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, हिंदी में बोलते हैं खाने का सोडा। तो आपको ध्यान रखना है, खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। और यही क्या होता है, प्रति अम्ल होता है, एंटा एसिड होता है। अगर इसका यूज करते हैं तो एसिडिटी क्या होती है,
जो एसिड की मात्रा जो इंक्रीज हुई है वो क्या होती है, खत्म होती है। सेकंड हमें दे रखा है Na2CO3, अगर आपको मिल जाए Na2CO3.10H2O, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। जो धोने का सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। देखो आगे देर का आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, आगे देर का है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो जो एंटा एसिड होता है वो कौन सा होता है, NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा भी इसी को बोला जाता है। ये क्या होता है, प्रति अम्ल होता है, एंटा एसिड होता है। इसके अलावा आपको मिल जाए MgOH2, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे MgOH2 को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी क्या होता है, एंटा एसिड होता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है, NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, एंटा एसिड होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ए। इसके अलावा आपको MgOH2 भी मिल सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेंस की शक्ति की SI इकाई है। तो लेंस की जो शक्ति होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर। तो आपको ध्यान रखना है, लेंस की जो पावर होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। देखो हमें ऑप्शन दे रखे हैं मीटर, हर्ट्ज, डायोप्टर और जूल। तो मीटर भी नहीं होगा, हर्ट्ज भी नहीं होगा, जूल भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, डायोप्टर। कौन सा रहेगा, डायोप्टर। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, खालिस्तान अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कैरोसिन में रखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, वीडियो डाल रखी है मैंने रिएक्टिविटी सीरीज की, उसको देख लेना आपको। उसमें दे रखा आपको सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, सबसे नीचे दे रखा Ag सिल्वर, Au गोल्ड दे रखा है। तो वो सीरीज आपको याद करनी है। जो सबसे ऊपर आते हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम आता है, ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। जो नीचे होते हैं Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या होते हैं, सबसे कम क्रियाशील होते हैं। तो ये पूछ रखा है कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ये क्या करते हैं, एयर जो हवा होती है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उससे रिएक्शन करते हैं। और ये H2O वाटर से रिएक्शन करते हैं। किससे करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करते हैं। और क्या करते हैं, ये विस्फोट उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, विस्फोट, एकदम से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिससे क्या होता है, विस्फोट उत्पन्न होता है। इसीलिए इनको हम ऑक्सीजन और वाटर से बचा कर रखते हैं। और बचा कर रखेंगे तो हम किस में रखते हैं इनको, कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा और सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोडियम। क्योंकि केक को तो हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम। क्या बोलेंगे, पोटेशियम। और Na को क्या बोलते हैं हम, सोडियम। क्या बोलेंगे, सोडियम। अगर हमें पूछे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कौन सी होती है, तब क्या बताओगे आप, पोटेशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पोटेशियम, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आता है, सबसे ऊपर। तो ये पोटेशियम मेटल क्या होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। सेकंड नंबर किसका आता है, सोडियम का। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, सोडियम। अगर पोटेशियम होता तो पोटेशियम आंसर करते हैं हम, लेकिन हमें क्या दे रखा है, सोडियम। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सोडियम। क्योंकि पोटेशियम और सोडियम मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ये वो ऑक्सीजन, एयर और वाटर से आसानी से रिएक्शन करके विस्फोट उत्पन्न करती हैं, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, जो नुकसान करता है। इसीलिए इनको क्या करते हैं हम, कैरोसिन जो तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, डुबो कर रखते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, सोडियम। आगे देखो, देखो अगला हमें दे रखा है, चेचक के लिए टीका किसने खोजा। तो जो चेचक
जो बीमारी है उसका टीका सबसे पहले किसने खोजा था? वो खोजा था एडवर्ड जेनर ने। किसने खोजा था चेचक का टीका? एडवर्ड जेनर ने। तो ये ध्यान रखना है आपको, चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? एडवर्ड विनर नहीं होगा, एडवर्ड जेनर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। बी, एडवर्ड फोर्ड भी नहीं रहेगा, एडवर्ड रेनर भी नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? एडवर्ड जेनर। देखो अगला क्वेश्चन। देखो, खालिस्तान कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का एक मुख्य घटक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक सीएनजी गैस आती है, एक आती है एलपीजी। इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए दोनों की आपको। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको दे रखी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपको ध्यान रखना है, जो एलपीजी, जो हमारा रसोई गैस का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? एलपीजी। सीएनजी जो अब आधुनिक जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें ज़्यादातर कौन कौन सी होती हैं? वो सीएनजी वाली होती हैं, क्योंकि सीएनजी क्या होती है? सस्ती। आजकल तो इसकी भी रेट बढ़ गई, लेकिन सीएनजी क्या होती है? इसमें गाड़ी माइलेज क्या होती है? ज़्यादा देती है। तो आपको ये पूछ रहा है कि जो सीएनजी होता है, सीएनजी में आपको ध्यान रखना है, सीएनजी में मुख्य घटक होता है मीथेन, और जो एलपीजी होती है उसमें होता है ब्यूटेन और पेंटेन। ब्यूटेन और पेंटेन। तो अगर आप पूछे कि जो एलपीजी होती है उसमें मुख्य घटक ब्यूटेन और पेंटेन, मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है कि ब्यूट होता है तो कार्बन 4 आते हैं, पेंट होता है तो 5 आता है, लास्ट में एन आए तो एल्केन होता है, सिंगल बॉन्ड आता है, एल्किन होता है तो डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आइन आता है। वो सभी मैंने वीडियो भी डाल रखा है। इसके अलावा आगे भी अगर आईपीएससी नेम से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ केवल यही ध्यान रखना आपको, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन, एलपीजी का ब्यूटेन और पेंटेन। अब क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रखा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी होते हैं उसकी मुख्य घटक क्या रहेगी? मीथेन होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, मीथेन। आगे प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन दे रखा है, वो छोड़ना है आपको। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मीथेन वाला। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो उसका जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम। और प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं? ये सिंबल होता है उसका, और उसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है, जो हमें ए ऑप्शन में दे रखी है। ओम क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा आपका। तो विद्युत प्रतिरोध क्या करता है? जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध को बोलते हैं। और जो प्रतिरोध होता है वो एजी जो सिल्वर होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम, इसीलिए वो क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। देखो अगला हमें दे रखा है महो। ये क्या किसका होता है? चालक तव का। चालक तव की यूनिट क्या होती है? महो, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। अच्छा, एम्पियर पर सेकंड किसकी होती है? जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट होती है। कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो आपको ध्यान रखना है, महो किसका रहेगा? चालकता, कंडक्टेंस का होता है। एम्पियर पर सेकंड विद्युत धारा, कूलाम विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा, और ये रहेगा कंडक्टेंस। और प्रतिरोध मैंने बता दिया ओम रहेगा। तो ये ध्यान रखना आपको। आगे देखो, आगे दे रखा है क्षेत्रफल की एसआई यूनिट है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई को भी हम किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में। अगर मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर। अगर हम मीटर क्यूब की बात करें तो हम वॉल्यूम होता है आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें 3 मीटर हो जाएंगे, तीनों मीटर अगर मल्टीप्लाई होंगे, ये भी मीटर रहेगा, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर पर सेकंड ये होता है वेलोसिटी, जो वेग होता है उसकी यूनिट होती है। मीटर पर सेकंड होती है त्वरण की, एक्सेलरेशन। तो आपको ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण, मीटर पर सेकंड वेग, मीटर क्यूब वॉल्यूम, मीटर स्क्वायर एरिया। तो हमें पूछ रखा है क्षेत्रफल की एसआई यूनिट, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, साथ साथ में वॉल्यूम, वेग और त्वरण। आगे देखो, देखो हमारा शरीर खालिस्तान की पीएच श्रेणी में कार्य करता है। मैंने पीएच के बारे में बता दिया आपको, इसके अलावा वीडियो भी डाल रखा है कि जो पीएच होता है उसका मान 0 से लेकर के 14 तक होता है। मिड में कितना होता है, 7 होता है। 0 से 7 तक एसिड होते हैं, 7 से 14 तक बेस होते हैं। ये इसकी रेंज होती है 0 से 14 तक। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो जो हमारा शरीर, हमारी बॉडी होती है, वो उसका भी फिक्स टेम्परेचर होता है। उससे अगर कम टेम्परेचर रहेगा या ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, पीएच सॉरी, अगर हमारा शरीर का भी पीएच क्या होता है, फिक्स होता है। उससे कम पीएच रहेगा या पीएच ज़्यादा हो जाएगा, उस पर भी बॉडी सही तरह से कार्य नहीं करेगी। तो हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 से लेकर के 7.8 तक। क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं हमारे शरीर में, वो केवल इसी पीएच पर अच्छी तरह से कार्य करेंगे। अगर इससे पीएच कम होगा या ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं करेंगे। तो हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है, 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, बोयल का नियम नियत खालिस्तान से है। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि ये 3 नियम होते हैं। एक होता है बोयल का नियम, एक होता है चार्ल्स का नियम, एक होता है जी गैलुसेक का नियम। ये इसमें बोयल पूछ लिया, किसी में चार्ल्स का पूछ लेता, किसी में गैलुसेक का। ये तीनों नेम आपको याद होने चाहिए। मैं आपको विद ट्रिक बताऊंगा आज के बाद में आपसे। इन तीनों नेमों के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ये ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले बीसीजी लिखना है, इनके ऊपर लिखोगे 1 2 3 नियम। पहले बीसीजी लिख लेना है, ऊपर 1 2 3। इसके बाद में आप ध्यान रखोगे, आपको लिखना है पी वी और टी, लिख लोगे इतना। पी से वी को मिलाना है, यहाँ 1 लिखना है। वी से टी को मिलाना है, 2 लिखना है। पी को टी से मिलाना है, कितना लिखना है आपको, 3। केवल ये 2 ही काम करने हैं आपको। बीसीजी नियम लिखना है 1 2 3। पी वी टी लिखना है, पी से वी को मिलाओगे 1, वी को टी से मिलाओगे 2, पी को टी से मिलाओगे 3। बस इसी में काम हो जाएगा आपका। ये 3 टर्म आ रही है आपके। पी आ रहा है प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं दाब। वी आ रहा है वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। टी आ रहा है टेम्परेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, तापमान। क्या बोलेंगे, तापमान। ये 3 ध्यान रखने हैं आपको। अब देखो, फर्स्ट हमें नियम दे रखा है बी, बोयल्स का नियम। सेकंड मैं यहां लिख देता हूं, बी का मतलब रहेगा बोयल का नियम। अच्छा जी। सी का मतलब रहेगा चार्ल्स का नियम, और जी का मतलब रहेगा गैलुसेक का नियम। ये तीनों ध्यान रहेंगे आपको। बी का मतलब बोयल का नियम, सी का मतलब चार्ल्स का नियम, और जी का मतलब गैलुसेक का नियम। अगर बोयल की नेम की बात करें, चार्ल्स के नियम की और गैलुसेक के नियम की अगर हम बात करें, तो देखो बी पर बोयल दे रखा है। फर्स्ट पी और वी के अंदर क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है। इन तीनों के अंदर देखो, पी बी आ गया, वी बी आ गया, पी आ गया, वी आ गया, तो क्या बच गया, टी बच गया। तो बॉयल्स के नियम में टी क्या होता है, नियत होता है। टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम सी की बात करें, देखो गैलुसेक का नियम होता है। गैलुसेक सेकंड नंबर पे, सेकंड कहाँ दे रखा है, पी और वो वी और टी के बीच में। तो वी आ चुका, टी आ चुका, तो क्या बच गया, पी बच गया।
तो यहाँ P क्या रहेगा, नियत होता है। अगर हम G की बात करें, G 3 नंबर पे आता है, 3P और T के बीच में रिलेशन बताएगा। तो P आ चुका, T आ चुका, तो क्या बच गया V। इसमें V क्या रहेगा, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो तीनों चीजें आपने निकाल ली। बोयल्स के नियम के अंदर T नियत रहेगा, चार्ल्स के नियम में प्रेशर नियत रहेगा, गैलुसेक में वॉल्यूम V नियत रहेगा। इसी से निकालना है। 1B बोयल आ रहा है, बोयल के अंदर भी P और V के अंदर रिलेशन बताएगा। P और V आ चुका, तो क्या बच गया हमारे पास, T बच गया। ये तीन ही तो टर्म है। अब अगर हम बात करें, जो बोयल्स का नियम है वो क्या बताता है, P क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयतन। अगर हम बात करें सेकंड जो चार्ल्स के नियम की, P तो क्या होता है, इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है। और अगर गैलुसेक नियम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, तो इसमें रहेगा V समानुपाती T, और इसमें क्या आ जाएगा, V समानुपाती, भाई V समानुपाती T आ चुका और V समानुपाती T आ गया। तो अब क्या आ जाएगा, V तो नियत है, इसमें P समानुपाती क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। देखो अब सामने T नियत हो गया, रिलेशन P और V के बीच में आएगी। P नियत हो गया, V और T के बीच में आएगी। V नियत हो गया, P और T के बीच में रिलेशन आएगी। तो बोयल्स का नियम क्या बोलता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो चार्ल्स का नियम बताता है V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। और गैलुसेक का नियम बताता है P प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T। अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। BCG नियम 1 2 3, PVT लिखना है, P और V से 1, V और T से 2, P और T से 3 मिलाना है आपको। फिर उसके बाद में फर्स्ट B और C और G लिख लेना है। उसके बाद में फर्स्ट B पर बोयल्स का नियम है, P और V के बीच में रिलेशन बता रहा है, P और V के बीच में रिलेशन। तो P और V आ गया तो T बच गया, T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सेकंड देखो, चार्ल्स के नियम में V और T आ रहा है, V और T आ गया, V और T आ गया तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और रिलेशन बताता है V प्रोपोर्शनल टू T होता है। अगर थर्ड हम बात करें गैलुसेक नियम की, P और T के बाद बीच में रिलेशन बताता है तो V बच गया, V कांस्टेंट हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो ये तीनों नेम आपको ट्रिक से याद रखने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी बोयल्स के नेम का पूछ लेता है, कभी चार्ल्स के नेम का, कभी गैलुसेक का नेम का। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, बोयल का नियम नियत खालिस्तान से है, तो इसके अंदर कांस्टेंट क्या होता है, तो बोयल्स के नियम के अंदर कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसमें आंसर क्या दे रखा है हमारा, एयर तापमान, टेम्परेचर क्या रहेगा इसमें, नियत होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला। तो आज की जो साइंस की जो सीरीज थी उसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं और उनको भी डिटेल से पढ़ा है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया तो हो सकता है इससे दाएं बाएं भी क्वेश्चन आ जाए। तो दाएं बाएं का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, इसी के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और आपको अब लगातार साइंस की ऐसी सीरीज मिलेंगी जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ऐसी वीडियो लगातार मैं आपको देता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। और आपको अगर फिर भी इस सीरीज के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे आपका ग्रुप डी के अंदर 15 नंबर की साइंस आएगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं जितनी सीरीज दूंगा, आपको पहले जैसे 10 क्वेश्चन की दी, कभी 15 की, कभी 20 की, कभी 50 की भी मिलेगी, कभी 100 क्वेश्चन की भी मिलेगी आपको। उनको अगर आप कंप्लीट पढ़ोगे और हर वीडियो को देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 15 में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होंगे, 10 से 12। अगर जिसके साइंस के अंदर 10 से ऊपर क्वेश्चन ठीक हो गए ग्रुप डी के अंदर, उसका ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन भी कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि साइंस के अंदर ही क्या होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। और इस बार साइंस ही क्या होगी, ज़्यादा नंबर की आ रही है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।